आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। ये लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स होते हैं सभी तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो जो अपर लेवल के एग्जाम्स होते हैं आईएएस पीसीएस, उसमें थोड़ा बेस से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगर हम क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऊपर से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। उसमें बेस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बस नॉर्मल नॉलेज भी होगी तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर है क्या। ये आर्टिकल हमारे संविधान में बहुत ज्यादा टफ है, इसको समझना ही बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें दो शब्द दिए गए हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। इनको अगर नहीं समझ में आएगा, इन दोनों शब्दों का मतलब अगर नहीं समझ में आएगा तो ये आपको आर्टिकल समझ में ही नहीं आएगा। और ज्यादातर ऐसा होता है कि हम नॉर्मली पढ़ते हुए निकल जाते हैं, या जो टीचर्स हैं वो नॉर्मली पढ़ाते हुए निकल जाते हैं, लेकिन उनका मतलब समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस तरह से तो स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। टीचर का ये कर्तव्य है, उसका ये फर्ज है कि वो सही से समझा पाए, अच्छे से, ताकि बार बार उस चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हमको समझ में आनी चाहिए कोई चीज जब हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं इसको सही से समझा दूं आपको, ताकि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। देख लेते हैं इसमें क्या है। दो शब्द दिए गए इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 14 के अंदर, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। 12 और 13 कुछ बेसिक चीजें हैं उसके अंदर, उसको हम बाद में लेंगे। तो आज हम देख लेते हैं आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम दो इन शब्दों के बारे में बात करेंगे। अब इधर से देख लेते हैं। ये जो विधि के समक्ष समानता है, यह ब्रिटेन के कॉमन लॉ से लिया गया है। उनका जो कॉमन लॉ है उनसे ये शब्द उठाया गया है, क्योंकि उन्होंने भी इसके अंदर इस शब्द को रख रखा है ब्रिटेन में। आगे, यह अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इस शब्द को, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसका एक बड़ा इतिहास है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये शब्द उनके उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके संविधान में कैसे जुड़े, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि इसका अर्थ क्या है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है, विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होता है। जो भी कानून होता है उसके सामने कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति समान होता है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब, अपाहिज हो या सामान्य, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का, शहरी हो या ग्रामीण, न्याय करते समय सभी के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर एक आदमी ने किसी को कोई अपराध किया, चोरी की है, और वहीं एक गरीब ने चोरी की है, तो उन दोनों के लिए जो सजा दी जाएगी वो बराबर दी जाएगी। उसको नहीं देखा जाएगा कि तू कितने पैसे वाला है, या किस जाति का है, किस कास्ट का है, किस वर्ग से है, कोई मतलब नहीं है। इस वाले के अंदर ये सभी को समान समझता है। किसी भी अपराध के लिए, किसी भी चीज के लिए समान सजा होगी, समान तरह के अधिकार दिए जाएंगे, इसमें ये बताया गया। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। यह सिद्धांत असमान लोगों में समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत असमान लोगों में, इसका भी कहना बहुत सही है। कैसे? यह सिद्धांत असमान लोगों में समानता स्थापित करने की बात करता है। क्या सभी लोग समान होते हैं? क्या सभी व्यक्ति समान होते हैं? नहीं होते। अगर हमारे देश में इन दोनों शब्दों को रखने का मोटिव था, वो इसको भी बनाए रखना चाहता है कि कानून के समान समक्ष सभी समान होने चाहिए, और वो ये भी कहता है कि हर व्यक्ति समान नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो इसका भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो लोअर कास्ट है, SC ST वगैरह, और जो भी OBC वगैरह, उनकी स्थिति, अगर अपर क्लास को देखा जाए, अपर कास्ट को देखा जाए, कि उनकी स्थिति, जो लोअर कास्ट है उनकी थोड़ा सा दयनीय है, वो नीचे लेवल पे है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो यहाँ पर ये प्रयास किया गया है हमारे संविधान में कि इन कास्ट को कुछ रियायत दी जाए, ताकि वो समाज के बराबरी पे आ जाए, मतलब कम से कम मिडिल में तो आ जाए।
ऊपर ना जा पाए भले ही, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए उनको कुछ रियायत दी गई है। लेकिन इसमें इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। इसमें सभी को बराबर रखा गया है, जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा पाएगा। लेकिन इसमें यह प्रयास किया जाता है कि सभी लोग समान नहीं है, कोई अपाहिज है, कोई सामान्य है, तो उन दोनों को एक रेस में खड़ा करके दौड़ाएं, तो उसके साथ तो नाइंसाफ होगा ना, नाइंसाफी होगी। जो चल नहीं सकता, जिसका पैर खराब है, तो इसमें यही बात की गई है कि अगर तुमको रेस करानी है, अगर कोई दिव्यांग है, तो दिव्यांगों को साइड में खड़ा किया जाए, मतलब दिव्यांगों की एक रेस कराई जाए, ना कि जो नॉर्मल इंसान है उसके साथ उसको दौड़ाया जाए। नहीं, ये गलत है, इसका कहना है। और इसका कहना है नहीं, अगर वो इंसान है, चाहे दिव्यांग है चाहे नॉर्मल इंसान है, उन सभी को एक लाइन में दौड़ाइए, जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो हारेगा। लेकिन इसका कहना है नहीं, समाज में समानता नहीं है, हर जगह समानता नहीं है, असमानता है। आगे देख लेते हैं, और भी चीजें हैं इसमें। जैसे अगर किसी व्यक्ति का अमीर के साथ कोई वाद विवाद हो जाता है, तो गरीब को अपना पक्ष रखने के लिए राज्य से वकील उपलब्ध करा सकता है। जो सरकारी वकील होते हैं राज्य के पास, वो कोर्ट क्या करता है, अगर कोई गरीब है, वो वकील भी नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा कि वो एक वकील उनको मुहैया करा देता है कि आप उसका केस लड़िए। और जो एबल है, जो अमीर है, वो अपना वकील खुद ले लेता है। तो ये राज्य का कर्तव्य है कि अगर कोई गरीब है, तो उसको भी उस लेवल का न्याय दिया जाए जो कि उसको मिलने वाला है, जो अमीर आदमी है। उसको ये ना लगे कि मैं गरीब हूं तो मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि जो भी लोग नीचे लेवल में हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर लेवल पे लेके आया जाए, राज्य के नॉर्मल लेवल में लेके आ जाए। आगे क्या है, निम्न जातियों को आरक्षण की व्यवस्था करके उन्हें समाज के दूसरे वर्गों के समान स्थिति में लाना भी इसी के अंतर्गत आता है। जो निचली जातियां हैं, जो निचले वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, राज्य का यह कर्तव्य है कि उनको भी कुछ सहायता देकर समान स्थिति में लाया जाए, थोड़ा समानता की लेवल में लाया जाए। नहीं तो क्या होगा, एक वर्ग बहुत ऊंचा चलता चला जाएगा और दूसरा वर्ग नीचे ही चलता चला जाएगा, मतलब गरीब होता जाएगा। तो राज्य का यह कर्तव्य है कि अमीरों से थोड़ा बहुत टैक्स फालतू लेके गरीबों की सेवा में लगा दिया जाए, गरीबों को ऊंचा उठाने में लगा दिया जाए, ऊपर उठाने में लगा दिया जाए, समानता का लेवल बनाए रखने के लिए उनको आगे बढ़ाया जाए। और इसमें क्या है, ब्रिटेन में पहले राजा का शासन था, सत्ता परिवर्तन हुआ, लुई 16 को मार दिया था, फांसी पे चढ़ा दिया था लोगों ने लुई 16 को। तो वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां कानून का शासन स्थापित हो गया। इसमें चीज क्या था कि पहले एक व्यक्ति का शासन था, राजा किसी को भी कोई सजा दे सकता था और किसी को भी माफ कर सकता था, उसके पास पूरी पावर थी। सत्ता परिवर्तन हुआ, पावर आ गई कानून के पास, कानून का शासन होता है जनता का शासन। तो अब क्या हो गया, उसके सामने सभी समान हो गए, जो जैसा अपराध करेगा उसको वैसा ही दंड मिलेगा। अब ये व्यवस्था उल्टी हो गई, पहले एक का शासन था, अभी सभी का शासन है और बराबर शासन है। जो भी सजा होगी वो सभी के लिए बराबर होगी, एक के लिए कम या किसी दूसरे के लिए ज्यादा नहीं हो सकते, इसमें ये कहा गया। इस शब्द को ब्रिटेन के महान दार्शनिक एवी डाइसी की पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंग्लैंड से लिया गया है। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो शब्द है, उसको जो ब्रिटेन के जो दार्शनिक हैं, वो एवी डाइसी, उनकी पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ ऑफ इंग्लैंड, इससे लिया गया है। उनमें उन्होंने इसमें इसका वर्णन किया है, जो कि लिखी गई थी 1885 में। डाइसी ने अपनी पुस्तक में 3 सिद्धांत दिए थे, द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इज आउटकम ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। तो इसमें से इस वाले लॉ को ले लिया गया, इस वाले सिद्धांत को उठा के इन्होंने अपने संविधान में रख दिया गया। तो इस तरह से ये जुड़ा इनके संविधान में। आगे इसमें देख लेते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून नहीं बनना चाहिए। इसका कहना है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून नहीं बनना चाहिए, क्योंकि समाज में असमानता है, क्योंकि कोई किस तरह से, कोई अपाहिज है, कोई नॉर्मल है, कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, बहुत सारे रीजन है समाज में, कोई जाति रूप से पिछड़ा हुआ है, कोई रंग से, कोई गोरा है, कोई काला है। तो इसका कहना है
कि इसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक विधि के स्थान पर कई विधियों का निर्माण करना चाहिए। लेकिन ये एक विधि की बात करता है और ये कई विधियों की बात करता है, क्योंकि समाज में असमानता है, बहुत सारे लोग अलग अलग हैं। आगे क्या है, इसकी भी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1774 में 1773 में 1774 में, हाँ, 1774 में अमेरिका आजाद हुआ था। आजादी के बाद 1789 में उसका संविधान बनके तैयार हुआ। इसके बाद संविधान में कुछ ऐसी चीजें रखी गई उसके में जो कि बहुत परेशानी करने वाली थी। मतलब दास प्रथा के बारे में थोड़ा बहुत रखा गया कि अगर अमीर लोगों को आगे काम करना है तो उनको दास रखने पड़ेंगे, जो कि बहुत पुरानी परंपरा थी, बहुत ज्यादा पुरानी, जो कि बहुत पुराने समय की, आदिवासी समय की कहा जा सकता है। तो ये इसके लिए बहुत संकट का कारण हो गया, बहुत प्रॉब्लम किया इस वाले चीज ने कि आधुनिक समय में दास प्रथा का क्या काम है, दास कैसे चीजें चल पाएंगी। तो इसमें क्या हुआ, 1861 से लेकर 1865 तक सिविल वॉर चला अमेरिका में, गृह युद्ध चला। इसमें क्या हुआ, जिसमें दास प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। मतलब बहुत भयंकर लड़ाई हुई और इसमें निर्णय लिया गया आखिर में। गोरे और काले लोगों के बीच बहुत ज्यादा इसमें वो हुआ, सिविल वॉर चला और इसमें आखिर में निर्णय लिया गया कि दास प्रथा को खत्म किया जाएगा। दास प्रथा अभी के समय में सही नहीं है। तो आगे क्या हुआ, अमेंडमेंट एक्ट 14 पास हुआ। अमेरिका में एक अमेंडमेंट पास हुआ संविधान में, अमेंडमेंट एक्ट 14। इसमें कहा गया दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि 400 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है अमेरिका का, कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए 400 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक वहां पर सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुए हैं। और भारत में 70 साल का इतिहास है, हमारे भारत के संविधान में 125 से भी ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो वहां के संविधान को बहुत ज्यादा कठोर माना जाता है कि उसकी प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठोर है। उसमें अमेंडमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, राज्यों का समर्थन इसमें बहुत ज्यादा है। जब तक राज्यों का ज्यादा से ज्यादा समर्थन नहीं होगा वहां पर अमेंडमेंट नहीं होगा। लेकिन हमारे देश में अमेंडमेंट की प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाया गया है। कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं होती, बहुमत से काम चल जाता है। कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें बहुमत की भी जरूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ सरकार की मर्जी से ही काम चल जाता है। तो मतलब समय के हिसाब से हमारे संविधान को इस तरह से बनाया गया है कि ताकि परेशानी ना आए, जनता के हित के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो उसको बड़े आराम से बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि वहां के काम कैसे चल रहा है, जो अमेंडमेंट नहीं हो रहे। लेकिन तो इसका एक रीजन है, वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम है, जो बदलाव का काम है, वो सरकार के हाथ में तो है, लेकिन अगर कुछ बदलाव होता है तो उसकी पावर उसको सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। अगर कुछ करना है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत बड़े बदलाव कर सकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ना करके वो इस तरह की विधि बना सकता है, कोई कानून बना सकता है जिससे कि सभी के लिए फायदा हो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा पावर है वहां पे, जिस वजह से वहां का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के लॉ से ही काम चल जाता है, ज्यादा उसके संविधान में बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से वहां का काम चल रहा है बिना अमेंडमेंट हुए भी, बिना बदलाव हुए भी। और देख लेते हैं, अमेंडमेंट एक्ट 14 पास हुआ जिसमें दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई। और क्या है की गई, और रंग, गोरे और काले के आधार पर असमानता का अंत हो गया। आर्टिकल 14 बना जिसमें दास प्रथा का अंत हुआ और जो गोरे और काले के बीच में जो भी असमानताएं थी उसको समाप्त कर दिया गया। आगे इसमें देख लेते हैं, यह सिद्धांत किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों का निषेध करता है। ये किसी भी तरह के विशेष स्पेशल पावर नहीं देना चाहता, कोई स्पेशल राइट्स नहीं देना चाहता किसी को, सभी तरह के विशेषाधिकारों का निषेध करता है, ये रोक लगाता है। लेकिन यह सिद्धांत कुछ विशेषाधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, कुछ विशेषाधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, इसको समझने वाली जरूरत है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को हमारे देश में उनके पद पर बने रहते कोई सजा नहीं दी जा सकती। दीवानी मामलों में, फौजदारी मामलों में भी ये व्यवस्था है
कि जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म होगा तभी उन पर मुकदमा चला जाएगा, तभी उनको सजा दी जा सकती है। तो ये इस वजह से किया गया है कि राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनका पद सबसे ऊंचा माना जाता है, और केंद्र में, सेंटर में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका पद सबसे ऊंचा माना जाता है। अगर उन्हीं पे केस चल रहा हो तो जनता के दिमाग में क्या मैसेज जाएगा। इस वजह से इनको संरक्षण प्राप्त है, इनको ये विशेषाधिकार है एक तरह से देखा जाए। दूसरी बात करें कि ओबीसी, एससी और एसटी को कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है, मतलब देखा जाए तो वो आरक्षण ही विशेष अधिकार है उनको कि कुछ चीजों में तुमको अगर कम नंबर भी लाएंगे तो तुमको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये चीजें, इसमें रियायत की बात की गई है कि हाँ, थोड़ा बहुत विशेषाधिकार समाज को ऊपर उठाने के लिए, कुछ अलग मैसेज देने के लिए थोड़ा बहुत विशेषाधिकार होने चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री को अगर कहीं जाना है तो उसका पहले से ही रूट निर्धारित कर दिया जाता है और उसी रूट पर उसको जाना होता है प्रधानमंत्री को, और वहां से ट्रैफिक को भी क्लियर कर लिया जाता है, थोड़ा बहुत जनता को रोक लिया जाता है। उसका ये रीजन है कि जो प्रधानमंत्री होता है उसका समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। उसको हर मिनट, हर पल पल की जानकारी, मतलब इस तरह से उसको प्लान किया जाता है कि उसका एक मिनट भी खराब ना किया जाए। कहीं जाना है तो पहले से ही रूट निर्धारित है और उस रूट को साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि वो समय खराब नहीं कर सकता। उसका एक एक मिनट कहीं ना कहीं मीटिंग में लगा हुआ है, देश के हित में लगा हुआ है। इस वजह से इन लोगों को थोड़ा सा स्पेशल पावर दी गई है, कुछ विशेष अधिकार दिए गए, वो भी जनता की भलाई में। अगर प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएगा तो उससे जनता का ही भला होने वाला है, उनका भला होने वाला ज्यादा नहीं। वो तो देश हित में काम कर रहे हैं। इस वजह से सभी को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हमेशा सम्मान करना चाहिए, वो सम्मान की योग्य है। जब आप उस पद पर जाएंगे तो आप भी यही थोड़ी सी इच्छा रहेगी कि कुछ हो ना हो, थोड़ा सा इज्जत तो उनको मिलना चाहिए, और वो इज्जत के हकदार हैं क्योंकि वो उस पद पर पहुंचे। आगे देख लेते हैं, ये एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यह एक नेगेटिव कंसेप्ट है और ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इसमें कहा गया है कि जो जैसा है उसको उसी तरह से उसके लिए कानून बनाया जाए, लेकिन इन्होंने कहा है कि एक ही तरह का कानून बनाना जाए, जो कि सही नहीं है। एक नेगेटिव सी बात सामने आती है इसमें। और क्या क्या है इसमें, यह वर्गीकरण के आधार पर कानूनों को बनाने की सिफारिश करता है, लेकिन ये सभी के लिए एक जैसे कानून बनाने की सिफारिश करता है। वर्गीकरण कैसा, जाति आधारित हो सकता है, जातियों में भी ऊंच नीच हो तो इसका भी कहना सही है। अक्षमता आधारित हो सकता है, कोई अपंग हो, कोई दिव्यांग हो, कोई नॉर्मल हो, तो उनके लिए एक जैसा कानून कैसे हो सकता है, नहीं, उनके लिए अलग कानून बनना चाहिए, जो कि बात सही भी है। आर्थिक आधार पर कोई गरीब है, कोई अमीर है, उन सभी के लिए एक जैसा कानून कैसे हो सकता है, इस चीज को भी इसके अंदर रखा गया है। जैसे कि गैस की सब्सिडी हमारे देश में चल रही है, गरीब के लिए कहा गया है, सरकार ने तो सबके लिए कहा है कि जो भी सब्सिडी छोड़ना चाहे वो छोड़ सकता है। सरकार ने अपील की थी कि जो भी अमीर है वो अगर गैस की सब्सिडी छोड़ दें तो जो गरीब हैं उनको थोड़ा फायदा पड़ जाएगा। और इसमें बहुत अच्छी पहल भी हुई, बहुत सारे अमीर लोगों ने जो एबल थे उन्होंने गैस की सब्सिडी को अपनी मर्जी से छोड़ दिया, और जो गरीब थे उनके लिए थोड़ा सा रियायत हो गई, क्योंकि उनका पैसा जो जा रहा था वहां पे वो उनके कल्याण में लगने लगा, जो कि गरीब लोग थे। तो ये वर्गीकरण के आधार पर कानूनों को बनाने की सिफारिश करता है। और क्या है, इसमें कहा गया है वर्गीकरण तार्किक व बोधगम्य होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी तरह का वर्गीकरण कर दिया जाए और उसके हिसाब से उसको कानून बनाता है, नहीं। समाज में ऐसा वर्गीकरण होना चाहिए जो सभी को मान्य हो, एक तरीके से वर्गीकरण होना चाहिए, क्लासिफिकेशन सही तरीके से होना चाहिए। तो ये था हमारा आर्टिकल 14, जो कि समझना बहुत जरूरी था। ये कंपैरिजन आपको समझने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।